पार्ट 20। कहानी चल रही थी गुस्सैल पति की मासूम पत्नी। पार्ट 19 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। रंभा ने साक्षी की जान लेने की कोशिश की। सच्चाई सामने आते ही आरव ने पूरी पार्टी के सामने रंभा को थप्पड़ मारकर बेनकाब किया और उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दो क्रेनों के बीच झुलाकर उसकी हर चोट का दर्द महसूस करवाया। अस्पताल में साक्षी की हालत नाजुक बनी रही, जिससे आरव पहली बार भगवान से प्रार्थना करने लगा। साक्षी को होश तो आ गया, लेकिन उसने आरव को पहचानने से इनकार कर दिया। आखिर में पता चला कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी, जिससे आरव की जान में जान आ गई। अब कहानी में आगे मतलब आरव ने हैरानी से बोला, आपकी एक्स वाइफ ने मुझे बुरा भला तो बोला ही, साथ में मुझे मारने की कोशिश भी की। उसका क्या, मैं मर जाती तो? वैसे भी मेरा हनीमून तो मिस हो गया ना। साक्षी मुस्कुराकर बोली और फिर अपनी आंख को ब्लिंक कर दी। तुम जानती हो मैं कितना डर गया था तुम्हारे इस फालतू के मजाक के चक्कर में। इन 2 घंटों में मेरी क्या हालत हुई है। आरव की आवाज़ में अब प्यार नहीं बल्कि गुस्सा था। मिस्टर कपूर, मुझे दर्द हो रहा है तो बर्दाश्त करो दर्द को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। साक्षी मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रखकर आंखें बंद करके बोली, आप गुस्सा हो रहे हो? हाँ, हो रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है पिछले 2 घंटे में मैंने क्या क्या झेला है। आरव गुस्से से बोला, मैं तो मजाक कर रही थी। आरव अभी भी उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए था। इस समय उसके दिल में साक्षी के लिए प्यार भी था और गुस्सा भी। तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकती हो? गुस्सा भी आ रहा है और दूसरी तरफ खुशी भी हो रही है कि साक्षी बिल्कुल ठीक है और मुझे पहचानती है। यही सबसे बड़ी बात है। सॉरी, साक्षी ने आरव के कान के पास आकर धीरे से कहा। तुम्हारी सॉरी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इतना कहकर आरव ने उसे अपनी बाहों से अलग किया और उसकी तरफ देखने लगा। साक्षी पप्पी फेस बनाकर उसे देख रही थी, लेकिन आरव के चेहरे पर इस वक्त सिर्फ गुस्सा था। वह साक्षी को छोड़कर उठकर खड़ा हो गया और बाहर जाने लगा। तभी साक्षी ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़ो मेरा। मिस्टर कपूर, आई एम सॉरी। लेकिन आरव ने अपना हाथ छुड़ाया और बिना साक्षी की तरफ देखे कमरे से बाहर निकल गया। साक्षी अपने ही मजाक में खुद फंस चुकी थी। वह बस दरवाजे की तरफ देखती रह गई। थोड़ी देर बाद अर्पित कमरे के अंदर आया। मोटू, तू मुझे मरवाएगी क्या? अब तेरा क्या बिगाड़ा है मैंने? साक्षी ने भोलेपन से पूछा। तूने ही तो मुझे मैसेज किया था ना कि जीजा जी से ये बात करनी है। अरे तू जितना बोला था मैं उतना बोल भी नहीं पाया। उसी में उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ लिया था। साक्षी अर्पित की बात सुनकर मुस्कुरा दी। साक्षी का मुस्कुराता चेहरा देखकर अर्पित अपने गले पर हाथ रखते हुए बोला, यहाँ पकड़ रखा था तेरे हस्बैंड ने मेरा गला। शुक्र मना कि फूफा जी वहाँ थे तभी मैं बच गया, वरना जिस बिस्तर पे तू है उसके अगले वार्ड में मुझे आना पड़ता। अब तू मत नाराज हो, एक वो भी मुझसे रूठ कर चले गए। साक्षी मासूमियत से बोली। रूठेंगे ही ना, इतना बड़ा झटका जो दे दिया तूने उनको। साक्षी ने गुस्से से अर्पित की तरफ देखा और बोली, मेरा भाई है या उनका? साइड मत ले, मेरी साइड ले, उनकी नहीं। आरव साक्षी से गुस्सा होकर कमरे के बाहर आ गया था, लेकिन वह हॉस्पिटल छोड़कर नहीं गया था। वह बाहर ही बैठा हुआ था। घर वाले भी वापस आ चुके थे। सब साक्षी से मिल चुके थे और अब साक्षी को पता चल चुका था कि साक्षी सिर्फ मजाक कर रही थी। सबने उसे प्यार से डांटा भी, लेकिन आरव पिछले 2 घंटे से साक्षी के कमरे के अंदर नहीं आया था। वह अभी भी बाहर बेंच पर बैठा हुआ था। शिवम साक्षी के कमरे के बाहर निकलकर उसी बेंच पर आकर बैठ गया जिस पर आरव बैठा था। उसने धीरे से आरव के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बस बचपना है उसमें, ऐसे ही मजाक में कह दिया उसने। आरव बिना कुछ बोले दूसरी तरफ देखने लगा। शिवम ने फिर उसके कंधे को हल्के से थपथपाया और बोला, जा मिल ले उससे, सबसे यही पूछ रही है कि मिस्टर कपूर कहाँ हैं। आरव बिना शिवम की तरफ देखे वैसे ही बैठा रहा, जैसे उसने उनकी बात सुनी ही ना हो।
जबकि उसका मन तो बस यही चाहता था कि वह अंदर जाकर साक्षी के पास बैठ जाए, उसे देखे और उसका हाथ थाम ले। आरव सुन रहा है ना मेरी बात? शिवम ने इस बार थोड़ा जोर से कहा। आरव ने जैसे ही अपना चेहरा शिवम की तरफ घुमाया, शिवम उसे देखते ही चौंक गया। आरव, तू रो रहा था? आरव की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसकी पलकों पर अब भी नमी साफ दिखाई दे रही थी। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर आरव ने झट से अपना सिर शिवम के कंधे पर रख दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। शायद यह पहली बार था जब आरव सहारे के लिए शिवम के पास आया था। होश संभालने के बाद वह कभी भी इतना कमजोर नहीं पड़ा था। हौसला रख, शिवम ने उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा। आरव लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, वो ऐसा कैसे कह सकती है? 2 दिन तक उसकी जान बचाने के लिए लड़ता रहा, बस यही दुआ करता रहा कि उसकी जान बच जाए। लेकिन इन 2 घंटों में तुम्हें पता है मैंने क्या क्या नहीं सोच लिया था। उसकी आंखों में फिर से आंसू झलक पड़े। अब वो सच में मुझे नहीं पहचानती तो ये 2 घंटे उन 2 घंटों से भी ज़्यादा दर्दनाक थे भाई। शिवम ने उसके कंधे को मजबूती से थाम लिया। वो बिल्कुल ठीक है आरव, हम सब जानते हैं कैसी बातें कर रहा है तू। कुछ पल रुक कर शिवम फिर से बोला, सिर्फ तू अकेला नहीं है जो उससे प्यार करता है, वो भी तुझसे उतना ही प्यार करती है। आरव चुप रहा, उसकी आंखें अब भी नम थी। शिवम ने हल्की सी मुस्कान के साथ फिर कहा, तू जानता है ना, वो तुझे बहुत प्यार करती है। माफ़ कर दे उसे, जा उससे मिल ले। आरव दोपहर में साक्षी के कमरे से बाहर निकला था और अब रात के 12 बजने वाले थे, लेकिन वह कमरे में वापस नहीं आया था। साक्षी सबसे रिक्वेस्ट कर चुकी थी कि उसने बस यूं ही मजाक किया था। उसने सबसे कहा कि आरव से कह दे वह एक बार उससे मिल ले, मगर आरव नहीं आया। वह इस वक्त भी बाहर गुस्से में ही बैठा हुआ था। तकरीबन रात के 12 बजे आरव को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि अब दवाई के असर से साक्षी सो चुकी होगी। तब वो धीरे से उसके कमरे में आया। साक्षी के बेड के बगल में रखी हुई कुर्सी पर वो चुपचाप जाकर बैठ गया और प्यार से उसके चेहरे को देखने लगा। सफ़ेद रंग की पट्टी उसके माथे पर कानों को लगभग ढक चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे सफ़ेद रंग का टोपी पहना दिया हो। चेहरे पर हल्की सी लाली थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, साक्षी के हाथ को अपने होठों से चूमते हुए धीरे से बोला, लव यू सो मच। बहुत बुरा लगा जब तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। वो जाने कब तक साक्षी को यूं ही देखता रहा, लेकिन अब आरव की आंखें भारी होने लगी थी। जब से वह साक्षी को हॉस्पिटल लेकर आया था, तब से उसने एक पल भी चैन की नींद नहीं ली थी। उसने एक बार फिर उसकी हाथों को चूमा, फिर प्यार से उसके माथे पर किस किया और जाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि जिस हाथ को उसने पकड़ा हुआ था, उसी हाथ पर साक्षी की पकड़ अचानक कस कर हो गई। आरव ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर साक्षी ने उसे बहुत कस के पकड़ा हुआ था। वह दोबारा उसके पास आया और साक्षी को दोबारा देखने लगा। साक्षी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, उसने बहुत प्यार से आरव से कहा। उसकी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो सच में बहुत शर्मिंदा थी। आरव बिना कुछ बोले बस उसके चेहरे को देखता रहा। आरव को चुप देखकर साक्षी फिर बोली, बस यूं ही थोड़ा सा फ़न करने के लिए मैंने ऐसे ही कह दिया था। मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। कहते कहते साक्षी की आवाज़ भर्रा गई। आरव को लगा कि वह रो पड़ेगी। वह झट से झुका और अपने सीने से लगाते हुए बोला, प्लीज़ रोना मत, मेरे दिल पर एक और बोझ मत डालना। तो आप नाराज़ नहीं हो ना? साक्षी ने भराई हुई आवाज़ में पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ क्या? साक्षी अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। आरव अपना चेहरा उसके बिल्कुल सामने ले गया और उसकी नाक पर अपने होठों से हल्का सा किस करते हुए बोला, तुम्हें पता है वो 2 घंटे तुम मुझे नहीं पहचान रही थी, तब मुझ पर क्या बीत रही थी? साक्षी के होठ नीचे की ओर झुक गए, मानो वो सच में रोने वाली हो। आरव तुरंत बोला, आई टेल यू,
अगर तुम रोई आई विल किस यू। अब बाद में मत कहना कि हॉस्पिटल के बेड पर मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। यह कहकर उसने साक्षी को मजाकिया अंदाज में वार्निंग दी। साक्षी भी उसे छेड़ने से पीछे नहीं हटने वाली थी। वह मुस्कुराती हुई बोली, और अगर मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा फ़ायदा उठाओ। साक्षी की बात सुनकर आरव हंस पड़ा। तुम एक बार फिर ठीक हो जाओ, फिर तुम्हारे इस डायलॉग का बदला जरूर लूँगा। हंसते हंसते आरव की आंखें बंद हुई और उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें साक्षी की हाथ पर गिर गई। उसे महसूस करते ही साक्षी ने उसकी तरफ देखा और बोला, सॉरी, जिंदगी में दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी, बस एक बार माफ़ कर दीजिए। आरव ने उसे डांटा नहीं। तब साक्षी ने साइड में रखे रिमोट की तरफ इशारा करते हुए कहा, फिर मेरा बेड थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए और मेरे बगल में आकर बैठ जाइए। आरव ने रिमोट उठाया और साक्षी के बेड को आधा ऊपर कर दिया। अब साक्षी आधी लेटी हुई थी और आधी बैठी हुई थी। उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए आरव को अपने पास बैठने के लिए कहा। आरव उसके बगल में बैठ गया। साक्षी ने खुद को थोड़ा सा एडजस्ट किया, फिर अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया और अपने हाथ को उसके हाथ पर रखकर आंखें बंद कर ली। आरव प्यार से उसके कंधे को धीरे धीरे सहलाने लगा। मिस्टर कपूर, डॉक्टर ने मेरे बाल काट दिए हैं। आरव झुककर उसके बाल की तरफ देखने लगा। पीछे से उसके बाल अब भी लंबे थे और एक चोटी में बंधे हुए थे, लेकिन वह जानता था कि आगे की तरफ के चोट लगने की वजह से डॉक्टर को बाल काटने पड़े होंगे। वह मुस्कुराया और बोला, तुम अपने बालों की चिंता मत करो, मुझे तुम पसंद हो, चाहे लंबे बालों में रहो या बिना बालों के। मिस्टर कपूर, साक्षी ने उसके हाथ को हल्के से दबाते हुए कहा। आरव हंस पड़ा। जान, बाल छोटे हुए हैं तो फिर बड़े भी हो जाएंगे। जरूरी यह है कि तुम पूरी तरह से ठीक रहो। वैसे भी तुमने बहुत समय से एक ही हेयर स्टाइल रखा हुआ था, एक बार नया हेयर स्टाइल ट्राई कर लेना। पर मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, साक्षी ने मासूमियत से कहा। आरव मुस्कुराया, और मुझे तुम। आरव खुद भी बहुत थका हुआ था। बातें करते करते न जाने कब उसे नींद आ गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। साक्षी 2 दिन तक बेहोश रही थी और दोपहर में भी काफ़ी देर तक सोती रही थी, इसीलिए इस वक्त उसे नींद नहीं आ रही थी। वह आरव के कंधे पर सिर रखे जाने कब तक उसे निहारती रही। उसे अपनी शादी के लिए हाँ करने का फैसला बिल्कुल सही लग रहा था। जाने कितनी बार उसने मन ही मन पूजा को थैंक यू कहा कि वह शादी वाले दिन भाग गई, वरना उसे आरव जैसा जीवन साथी कहाँ मिलता। अपने चेहरे को थोड़ा सा उठाकर उसने आरव के गाल पर हल्का सा किस किया। आरव नींद में ही मुस्कुरा दिया। 2 दिन बाद यह सुकून भरी रात थी, आरव के लिए भी और साक्षी के लिए भी। भले ही इसके बाद साक्षी को पूरी तरह ठीक होने के लिए एक लंबा वक्त लगने वाला था, लेकिन आरव उसके साथ था, इसीलिए साक्षी जानती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरव और साक्षी एक दूसरे से लिपटे हुए उसी बिस्तर पर सोए हुए थे। दवाइयों के असर की वजह से इस वक्त साक्षी को दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। दोनों गहरी नींद में थे। तभी शिवम और विक्रम घर से काफ़ी लेकर साक्षी से मिलने के लिए आए। दोनों को इस वक्त इस तरह से सुकून से सोता देखकर शिवम मुस्कुराया और बिना उन्हें जगाए बाहर निकल गया, जबकि विक्रम ने अपने मोबाइल से उन दोनों की एक प्यारी सी तस्वीर खींच ली और उससे अपनी फैमिली ग्रुप में भेज दिया। थोड़ी ही देर बाद वह फ़ोटो सबके मोबाइल में पहुंच गई। कोई मिठाई, कोई फल तो कोई फूल के बहाने अस्पताल आ गया। सभी बाहर बैठे थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी सबके कानों में साक्षी के रोने की आवाज़ आई। सब घबरा गए और अपने अपने हाथों में लाया हुआ सामान लेकर एक एक करके अस्पताल के उस कमरे में घुसते चले गए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि आरव खड़ा था, जबकि साक्षी उसका हाथ पकड़कर लगातार रोए जा रही थी। इस तरह साक्षी को रोता हुआ देखकर महेंद्र जी आगे आए और आरव की तरफ गुस्से में देखते हुए बोले, अब क्या कर दिया तुमने, क्यों रो रही है ये? बोला था ना आरव, इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है। मजाक के लिए माफ़ी मांग रही थी ना साक्षी। तभी शिवम भी बोला, और नहीं तो क्या,
शिवम की बात का समर्थन करते हुए नेहा भी बोली, और नहीं तो क्या, फोटो देखकर तो यही लगा था कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया होगा। मतलब साक्षी की आंखों में आंसू आए नहीं कि जिम्मेदार आरव को ही मान लिया जाता है। महेंद्र जी जैसे ही साक्षी के बगल में बैठे, साक्षी आरव का हाथ छोड़कर अपने पापा से लिपट कर रोने लगी। महेंद्र जी अपनी बेटी के बालों पर प्यार से हाथ फेर रहे थे और साथ ही आरव को घूर भी रहे थे। आरव कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर वो हमेशा अपनी बेटी का ही साथ रहेंगे। इसके लिए अगर उन्हें आरव के खिलाफ भी जाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। आरव सबकी तरफ देखकर गुस्से में बोला, आप सबको किसने कह दिया कि यह मेरी वजह से रो रही है? और ऐसा कौन सा फोटो था जिसे देखकर आप लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया? नेहा ने बात तो बहाव में कह दिया था, लेकिन अब वो अपनी दांतों तले जीभ दबाकर खड़ी थी। कमरे में मौजूद सबकी नज़र अब आरव से हटकर नेहा पर टिक गई थी। सबकी निगाहें देखकर आरव समझ चुका था कि कहीं ना कहीं नेहा सब कुछ जानती है। आरव 2 कदम आगे बढ़कर नेहा से बोला, क्या बात है? कुछ भी नहीं, मैं तो अभी अभी घर से आई हूँ। गमला गरमा गरम पोहा बनाकर लाई हूँ, तुम दोनों को पसंद है ना? इतना कहकर उसने अपने हाथ लाया हुआ टिफिन आगे कर दिया, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आरव ने अपनी नज़र घुमाई, साइड में पिंकी खड़ी थी। उसके हाथ में 6-7 गुलाब के फूलों का खूबसूरत सा गुलदस्ता था। वह आरव की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं ये लेकर आई हूँ, खुशबू अच्छी आएगी तो भाभी का मन भी अच्छा रहेगा ना? अपने पूरे परिवार को देखकर आरव समझ चुका था कि अब यह सब यहाँ ड्रामा करेंगे, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि साक्षी जो लगातार रो रही थी उसे चुप कराया जाए। तभी दादाजी गुस्से से बोले, रुलाया क्यों बच्ची को? साक्षी अपने पापा से लग अलग होकर पलंग पर पलथी मारकर बैठ गई और बोली, दादाजी इन्होंने नहीं रुलाया मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए रो रही थी। इतना कहकर वो फिर से जोर जोर से रोने लगी और अपने दोनों हाथ आरव की तरफ बढ़ा दिए। आरव उसके पास आया तो साक्षी उसे पकड़कर उसके पेट में मुंह छिपाकर रोने लगी। उसी समय डॉक्टर कमरे के अंदर आए। इतनी भीड़ देखकर वह तेज आवाज में बोले, देखिए मानता हूँ कि आप सब पेशेंट को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यह अस्पताल है, इतने सारे लोगों का एक साथ अंदर आना ठीक नहीं है। लेक्चर बाद में देना, पहले आकर इसका दर्द कम करो, आरव गुस्से से चिल्लाया। डॉक्टर तुरंत आगे आए, उन्होंने पेन किलर का इंजेक्शन लगाया, बाकी जरूरी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी की और फिर वहाँ से जल्दी निकल गए। जब तक डॉक्टर अपना काम कर रहे थे तब तक साक्षी उसी तरह आरव के पेट में मुंह छुपाए बैठी रही। आरव उसे प्यार से समझा रहा था कि दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद साक्षी का रोना बंद हो गया। आरव ने उसे आराम से लेटाया और पीछे पलट कर देखा। कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। आरव ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई और जाकर सोफे पर बैठ गया। पेन किलर का असर होते ही साक्षी का दर्द काफ़ी कम हो गया। अब वो फिर से मुस्कुराकर आरव को देखने लगी। क्या हुआ? आरव सोफे पर बैठे अपने मेल का जवाब देते हुए बोला, भूख लगी है। साक्षी की बात सुनकर आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोबाइल एक तरफ रखा और नेहा का लाया हुआ टिफिन खोला। नेहा साक्षी और आरव दोनों के लिए नाश्ता लाई थी, साथ में फल भी थे। आरव साक्षी के पास बैठ गया और उसे अपने हाथों से उसे खिलाने लगा। साक्षी भी बिल्कुल नहीं शर्मा रही थी। उसे यह भी बुरा नहीं लग रहा था कि आरव उसकी वजह से परेशान हो रहा है। उसने मन ही मन सोचा, एक बार ठीक हो जाऊंगी फिर तो सब कुछ खुद से ही करना पड़ेगा। यही सोचकर वो भी आरव की सेवा का पूरा आनंद ले रही थी। इधर रंभा अभी भी उसी पिंजड़े में बंद थी। अब वो पिंजड़ा हवा में नहीं लटका था, बल्कि जमीन पर रख दिया गया था। आहूजा परिवार और सारे मेहमान वहां से जा चुके थे। अब उस पिंजरे के अंदर रंभा थी और पिंजरे के बाहर जमीन पर बैठी हुई माँ। रंभा पिंजरे के अंदर दर्द में करहा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। माँ, पानी, रंभा दर्द भरी आवाज में बोली। उसकी माँ दौड़कर अंदर गई और पानी लेकर आई। लोहे के सलाखों के बीच से जितना संभव था उसने अपनी बेटी को पानी पिलाया। एक समय वो आरव की सास थी, इसीलिए उसके पास आरव का नंबर भी था। उन्होंने उसे फ़ोन से कई बार आरव का नंबर मिलाया, लेकिन आरव ने फ़ोन नहीं उठाया। हर बीतते पल के साथ रंभा की हालत और नाजुक होती जा रही थी। कहीं से भी मदद न मिलता देखकर उसने खुद कपूर हाउस जाकर बात करने का फैसला किया।
उसे उठकर जाते हुए देख रंभा कराहते हुए बोली, माँ तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। रंभा की माँ मुड़कर अपनी बेटी को देखकर बोली, अब कपूर हाउस ही हमारी मदद करेगा, मैं जाकर उनसे मदद मांगती हूँ। रंभा ने प्यार का दावा करने वाला उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़कर जा चुका था। इधर अस्पताल में साक्षी का दर्द कम होते ही वह पहले की तरह मुस्कुराने लगी। 2 दिन बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज देने की बात कही, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान और बढ़ गई। आरव ने साक्षी को दवाई दी और जैसे ही बैठा तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसके सिक्योरिटी ने बताया कि रंभा की मां कपूर हाउस पहुंच चुकी हैं। आरव तो रंभा के बारे में लगभग भूल ही गया था। उसने साक्षी की तरफ देखा, जो अब दवा के असर से गहरी नींद में जा चुकी थी। तब वो कमरे के बाहर निकल गया। सिक्योरिटी पहले ही वहाँ मौजूद थी। महेंद्र जी भी अब लगभग अपना ज़्यादातर समय वहीं बिताने लगे थे। आरव ने शिवम को कॉल करके साक्षी के पास रुकने के लिए कहा और खुद कपूर हाउस के लिए निकल गया। जिस वक्त आरव कपूर हाउस पहुंचा, उस समय रंभा की मां उसके दादाजी, दादी मां और पापा को रंभा की हालत के बारे में सब कुछ बता चुकी थी। रंभा ने गलत किया था, यह बात घर के सभी लोग जानते थे, लेकिन आरव जिस तरह से उसे सजा दे रहा था वह कोई भी नहीं जानता था। सबकी यही इच्छा थी कि आरव उसे कानून के हवाले कर दे। घर में आते ही दादाजी ने उसे अपने पास बुलाया। आरव उनके सामने जाकर बोला, वह मेरी गुनहगार है, मैं उसे सज़ा देने का हक सिर्फ मेरा है। आप सब इसमें ना पड़े तो बेहतर होगा। तुम हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दादाजी गुस्से में चिल्लाए। माना कि उस लड़की ने बहुत गलत किया है, लेकिन उसकी सज़ा कानून देगा। तुम्हारे पास सबूत है ना, उसे कानून के हवाले कर दो। क्या करेगा कानून? आरव ने कहा। क्या आप नहीं जानते, आहूजा को अपनी बेटी को बाहर निकालने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा, और इस तरह उनकी जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? आरव के पापा बीच में बोले। मरी नहीं है वो, आरव ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। रंभा की माँ हाथ जोड़ते हुए बोली, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है आरव, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं उसे यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगी, छोड़ दो मेरी बेटी को। आरव उनकी तरफ देखकर बोला, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो भविष्य में फिर से वो वही गलती करेगी। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं गारंटी देती हूँ। मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊँगी, अब उसे कभी इंडिया वापस नहीं आने दूँगी। दादाजी रंभा की माँ से बोले, आप फिक्र मत कीजिए, आरव उसे कुछ नहीं करेगा। फिर उन्होंने आरव की तरफ देखते हुए कहा, आरव अपने आदमियों को फ़ोन लगाओ और उसे छोड़ने के लिए कहो। मैं कुछ नहीं करूँगा, वो जिस हालत में है उसी हालत में पड़ी रहे। इतना कहकर आरव अपने कमरे की ओर बढ़ गया। तभी दादाजी तेज आवाज़ में बोले, वो तेरी गुनहगार नहीं, उसने साक्षी की जान लेने की कोशिश की है। फैसला लेने का हक अब साक्षी का ही होगा। मैं साक्षी से पूछूंगा कि वो क्या चाहती है, रंभा को मरने दिया जाए या उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए। आरव अपने कमरे तक पहुंच चुका था। दादाजी की बात सुनते ही वह पलटा और बोला, साक्षी को इसमें लाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आरव जानता था कि साक्षी बहुत संवेदनशील है। बदला, नफरत, खून खराबा, ये सब उसकी सोच से बहुत दूर की बातें हैं। अगर उसके सामने यह बात आ गई तो वो तुरंत रंभा को माफ़ कर देगी। आरव के मुंह से यह बात निकलते ही दादाजी समझ गए कि अब उसके पोते की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। वह घर से बाहर निकलते हुए बोला, नहीं, अब फैसले साक्षी ही करेगी कि रंभा की क्या सज़ा होगी। उसे कानून के हवाले किया जाए या फिर तुम अपने हाथों से उसे मारकर खुद खूनी बनना चाहते हो। आरव तेज कदमों से अपने कमरे से बाहर आया और दादाजी की तरफ बढ़ते हुए बोला, दादाजी आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। दादाजी पलटकर मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, बल्कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। अगर तुमने उस लड़की को नहीं छोड़ा तो उसे कानून के हवाले नहीं किया तो मैं जाकर साक्षी को सारी बातें बता दूंगा। और इतना तो मैं साक्षी को जानता हूँ कि भले ही वो उछल कूद कर ले, लोगों के साथ शरारत कर ले, लेकिन किसी को तकलीफ़ हो ऐसा काम वो ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकती। आरव ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ बींच ली। आखिर दादाजी भी उसी के दादाजी थे। जिद उनमें भी आरव की तरह ही थी। वह अपने सामने अपने पोते को किसी लड़की के मौत का जिम्मेदार बनने नहीं देख सकते थे। रंभा ने जो गलती की थी उसकी सज़ा वो पिछले 24 घंटे में दर्द में तड़प तड़प कर भुगत रही थी। उससे ज़्यादा अब यही बेहतर होगा कि उसे कानून के हवाले कर दिया जाए। दादाजी बोले, आरव अपने आदमियों से कहो कि उसे छोड़ दे। आरव गुस्से में अपनी चारों तरफ देखने लगा। उसे अपना गुस्सा उतारने के लिए
इस वक्त कुछ चाहिए था। उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी। टेबल पर हल्के रंग का एक कपड़ा बिछा हुआ था। वह तेजी से वहां गया, उस कपड़े को दोनों हाथों से पकड़कर पूरी ताकत लगाकर अपनी तरफ खींच लिया। डाइनिंग टेबल पर रखे फूल के गुलदस्ते, महंगे क्रॉकरी, स्पून होल्डर, मसालों की डिब्बियाँ, सब कुछ हवा में उछलकर पूरे घर में बिखर गया। फिर उसमें के पास रखी एक कुर्सी पर जोरदार लात मारी और गुस्से से बोला, जो करना है कर लीजिए, लेकिन अगर किसी ने भी साक्षी को इस बारे में बताया तो एक बात याद रखिएगा, आरव कपूर इस घर से जाएगा तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। इस बात की खबर साक्षी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इतना कहकर आरव अपने कमरे में जाने के बजाय सीधे अस्पताल के लिए निकल गया। गाड़ी में बैठते ही उसने अपना सारा गुस्सा गाड़ी पर उतार दिया। डैशबोर्ड से लेकर स्टीयरिंग व्हील तक वह लगातार मुक्का मारता रहा। वह साक्षी के पास बिल्कुल शांत होकर जाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर साक्षी एक पल के लिए भी सोचे कि आरव नाराज क्यों है। कार में रखी पानी की बोतल से उसने पानी पिया, गहरी सांस ली और उसे लगा कि अब वो थोड़ा सामान्य हो चुका है। तब उसने गाड़ी स्टार्ट की और अस्पताल के लिए निकल पड़ा। जब तक आरव अपनी गाड़ी पर गुस्सा उतार रहा था, ड्राइवर और पूरी सिक्योरिटी टीम अपनी सांसें रोककर खड़ी थी। शुक्र था कि उसका सारा गुस्सा बेजान चीज़ों पर उतरा था, उन लोगों पर नहीं। उधर रंभा की माँ दादाजी के सामने आकर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वादा करती हूँ कि रंभा को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, माफ़ करना बेटा, लेकिन तुम रंभा को लेकर यहाँ से नहीं जा सकती। रंभा ने जो किया है उसकी सज़ा उसे कानून देगा। हाँ, फिलहाल उसे किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा दो, लेकिन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो इसका पूरा ध्यान मैं खुद रखूँगा, क्योंकि कपूर परिवार की बहू पर जानलेवा हमला करके अगर कोई यूं ही बच जाए या कहीं छिप कर बैठ जाए तो ये भी मैं नहीं होने दूंगा। उसे कानून ही सजा देगी और आहूजा परिवार अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर पाए, इसकी जिम्मेदारी मेरा बेटा देखेगा। यह कहते हुए उन्होंने आरव के पापा की तरफ देखा और हल्का सा इशारा किया। आरव के पापा ने भी सहमति में अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। मिलते हैं कल कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ।